गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से चैनल CWH यूनिवर्सिटी पे, जहां पे आपको मिलते हैं ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक के पूरे लेक्चर कोर कंटेंट के साथ। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सेमेस्टर 4 जो कि एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको वीडियो की मदद से यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि मोर देन 70% जो आपका पेपर है वो हमारे ये जो वीडियो है सोल्यूशन उसी से आएगा। तो जो बच्चे साल भर अच्छे से मेहनत किए हैं वो इस वीडियो को भी अच्छे से देखें, जो कुछ नहीं पढ़े वो भी इस वीडियो को देखें, इनसे उनको लाभ मिलेगा, वो पास आउट जरूर अच्छे नंबर से कर जाएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो हम आज पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करना मेजर पेपर 6। मेजर पेपर 6 जो आपका मेनली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका मेनली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बहुत सारा चैप्टर है सर। हेलो अल्केन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर इतना लंबा चैप्टर है सर, आप कैसे पढ़ाइएगा? तो जो चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं उसको जल्द से जल्द उसको कवर कर दूं। आप उस क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि इस पे भी एक नजर मार लीजिए, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि आप पास आउट कर जाइएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज तो फर्स्ट क्लास है, तो कुछ बेसिक भी डिस्कस बताएंगे आपको। आपका बेस से लेकर एडवांस तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए, जो बच्चे आज से पहले कुछ नहीं भी पढ़े उनको भी सब समझ आएगा। देखिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या जरूरत रहता है? किसी भी रिएक्शन को करने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? जैसे चाय बनाने के लिए किसका जरूरत है? दूध का, चीनी का, चाय पत्ती का। उस तरह एक रिएक्शन को करने के लिए 4 चीज का जरूरत है। कौन कौन 4 चीजें सर? रिएजेंट, सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट। किसकी जरूरत है? रिएजेंट, सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? प्रोडक्ट। देखिए, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। इसके साथ कौन रिएक्ट करता है? रिएजेंट। इसके साथ कौन रिएक्ट करता है? रिएजेंट। ये दोनों कहां रिएक्शन करते हैं? कौन सा मीडियम में ये दोनों रिएक्शन करते हैं? ये दोनों रिएक्शन करते हैं सॉल्वेंट में सर। कहां रिएक्शन करते हैं? सॉल्वेंट में। जब आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में मिलेगा, आपका किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट। आपका किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, देखिए दोस्तों, अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट उसका समझ आएगा। तो अच्छे से समझिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए इन 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। किसका सर? सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, प्रोडक्ट। अगर आप हमारे रेगुलर बैच में रहते, रेगुलर ऐप में रहते, तो आपको एक एक चीजों को डिटेल से बताया जाता। लेकिन अभी हमें एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो सब चीजों थोड़ा थोड़ा जितना आपको रिक्वायरमेंट है मैं उतना आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले सर, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में क्या डिफरेंस है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट में क्या डिफरेंस है सर? जो बच्चा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका क्या है? मोर इन अमाउंट। जो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा सबस्ट्रेट। अब जाहिर सा बात है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा सर रिएजेंट, लेस इन अमाउंट। पहचानना बहुत आसान है, कौन सबस्ट्रेट है कौन रिएजेंट है, बहुत आसान है। फिर से समझिए, जो हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा सबस्ट्रेट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा रिएजेंट। जब ये दोनों मिलेंगे किसके प्रेजेंस में सर? सॉल्वेंट। किसके प्रेजेंस में सर? सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। जो चैप्टर आपको पढ़ना है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब क्या है? सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। उस पे आके कौन अटैक करता है? रिएजेंट। ऐसे समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट पे आके कौन अटैक करता है? रिएजेंट। किसके प्रेजेंस में? सॉल्वेंट के प्रेजेंस में सर। और क्या बनाता है? प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बच्चा, लेकिन जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे वो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसलिए अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। समझ आया? सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में मिलेगा, क्या बनाएगा?
प्रोडक्ट। यहां जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा, वो करता है सॉल्वेंट। वो क्या करता है? सॉल्वेंट, जिसको हमें आज अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जिसको हमको आज अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको सॉल्वेंट समझ आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सॉल्वेंट समझ आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जान जाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है तो आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जाम में आता है तो आता है। तो उसको समझने से पहले आपको सॉल्वेंट को समझना पड़ेगा। उसको समझने से पहले आपको सॉल्वेंट को समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सॉल्वेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होता है सर? सॉल्वेंट वो मीडियम होता है बच्चा, वो माध्यम होता है जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट आके अटैक करता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलके क्या करता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये वो मीडियम है जहां पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो सॉल्वेंट आपका क्या है? एक तरह का मीडियम है, माध्यम है। अगर आपका सॉल्वेंट नहीं होगा तो क्या सबस्ट्रेट और रिएजेंट अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा सर। तो सॉल्वेंट आपका वो मीडियम है जहां पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में आके अटैक और रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है बच्चा, जो जो क्लास में बताया जा रहा है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आपके सॉल्वेंट दो तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आपका बेस तैयार किया जा रहा है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, टोटल रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। मतलब आप साल भर में कुछ नहीं पढ़े, लेकिन बस इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सॉल्वेंट दो तरह का होता है सर, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट देखो नाम बता रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर? जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ आया? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा उसको बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। दोनों में अंतर समझ आया? नाम से समझो। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। पोलर सॉल्वेंट मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो से ग्रेटर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो से ग्रेटर होगा। सॉल्वेंट क्या होता है सर? वो मीडियम है जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। सॉल्वेंट दो तरह का हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब सर जिसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। पोलर सॉल्वेंट मतलब सर जिसका डाइपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर होगा। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है जो आपको याद रखना है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है CCl4, CBr4, बेंजीन, पेट्रोल। ये चार एग्जाम्पल हैं जो आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का कौन कौन एग्जाम्पल हो गया सर? CCl4, CBr4, बेंजीन और पेट्रोल। अगर आपको कहीं ये दिया हुआ है, अगर आपको कहीं ये दिया हुआ है तो समझ जाइए कौन सा सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन कौन होगा सर? CCl4, CBr4, बेंजीन और पेट्रोल। ये आपका होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये आपका होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है बच्चा, पोलर सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है। पोलर सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है। नॉन पोलर का कोई टाइप नहीं है। नॉन पोलर मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। उसका एग्जांपल CCl4, CBr4, बेंजीन और पेट्रोल। ऐसे तो और एग्जांपल, लेकिन ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर का टाइप होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, सॉल्वेंट। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, देख लीजिए अच्छे से। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका दो, सॉरी नॉन पोलर क्यों लिख दिया, पोलर सॉल्वेंट ना, सॉरी बच्चों, नॉन पोलर तो बता दिया ना, सॉरी। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब होता है बच्चा, अगर आपका हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, फोन कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर आपका हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है बच्चा, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपका हाइड्रोजन फोन के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, फोन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे आपको दे दे हम HF, तो यहां देखिए, यहां पे देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या एग्जांपल हो सकता है सर, H2O पानी जो हम लोग पीते हैं, इसमें देखिए सर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, O के साथ, तो ये भी आपका है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहचानना बहुत आसान है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ROH हो जाएगा। जैसे अल्कोहल का बात करें, ROH, तो यहां भी देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उम्मीद करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको क्लियर होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको क्लियर होगा। जहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है सर, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक क्या होता है सर, पोलर एप्रोटिक मतलब बच्चा जहां हाइड्रोजन फोन के अलावा किसी और से जुड़ा रहे, जहां हाइड्रोजन फोन के अलावा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा अगर हाइड्रोजन किसी और से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हाइड्रोजन फोन को छोड़ के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को छोड़ के किसी और के साथ अटैच है, उसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जो आप कई बार नाम सुने होंगे, DMSO, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है DMSO। आइए इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। पोलर एप्रोटिक, ये आप जो आपको बताया जा रहा है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में लिखिएगा, इस सब लाइन को अगर लिखते हैं, क्वेश्चन आता है, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, नंबर कटेगा नहीं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल DMSO, और क्या है सर, एसीटोन। कम से कम ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो और है, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या आ जाएगा, DMSO और एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर तो सबको आता होगा, ये है आपका DMSO का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ये है आपका DMSO का स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है।
आपको अगर एरो पे लिख के डीएमएसओ दे दे या ये स्ट्रक्चर दे दे, दोनों सेम चीज है। डीएमएसओ का आपका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। एसीटोन का स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा, ये बनाने का जरूरत नहीं है। CH3 सी वाला बॉन्ड हो, CH3 बना ही देते, हो सकता है बच्चा कोई नहीं जानता हो। CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH3। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। देखिए ये हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, या इस कार्बन के साथ, इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। उस कार्बन के साथ नहीं, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब सर जहां पे हाइड्रोजन कोन को छोड़ के किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़ के किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डीएमएसओ और एसीटोन। ये आपका हुआ सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट। ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। नेक्स्ट जो आपका आता है बच्चा, वो आता है न्यूक्लियोफाइल। ये सब बेस तैयार किया जा रहा है, जो हम रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें ये सब जरूरत पड़ेगा, तो उसमें वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तैयार किया न्यूक्लियोफाइल। अच्छा थोड़ा सा और बताना है बच्चा, जैसे देखो NaCl है, थोड़ा सा और समझ लो, ये NaCl है, इसको आप डाल दिए मान लीजिए बेंजीन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। आप NaCl को किसमें डाल दिए, बेंजीन में। मेरा क्वेश्चन है क्या NaCl बेंजीन में घुल जाएगा, कैन NaCl, क्वेश्चन इज कैन NaCl dissolve in benzene, can NaCl dissolve कैन NaCl डिजॉल्व इन बेंजीन। आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्या NaCl बेंजीन में घुल जाएगा, बताइए, क्या NaCl बेंजीन में घुलेगा? आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए किसी को भी घुलना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, किसी को भी अगर घुलना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब जो जैसा है उसी के साथ रहना पसंद करता है, जो जैसा है उसी के साथ रहना पसंद करता है। एक जो टॉपर बच्चा है उसका दोस्ती टॉपर बच्चा के साथ ही होगा, एक जो बदमाश बच्चा है उसका दोस्ती बदमाश बच्चा के साथ ही होता है, जो नशेड़ी लोग है उसका दोस्ती नशेड़ी के साथ ही होता है। मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें घुलता है, उसके साथ रहना पसंद करता है। आइए यहाँ पे देखते हैं NaCl, Na के ऊपर क्या चार्ज है सर, पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या चार्ज है, निगेटिव। मतलब ये क्या है आपका चार्ज स्पीसीज, ये क्या है आपका चार्ज्ड स्पीसीज, ये क्या है आपका चार्ज्ड स्पीसीज। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है। उम्मीद कर इतना तो आपको पता ही होगा कि Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर निगेटिव होता है। बेंजीन, बेंजीन क्या है आपको पता है, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर? सर बेंजीन है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट है मतलब सर इसमें कुछ चार्ज होगा, नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। नॉन पोलर का मतलब होता है उस पे कोई चार्ज नहीं है, या उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो देखिए ये हो गया चार्ज स्पीसीज, ये हो गया अनचार्ज स्पीसीज। तो चार्ज और अनचार्ज एक साथ घुलेगा नहीं सर, अभी आप पढ़ाए लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है तो आपस में घुल जाएगा, ये चार्ज है ये अनचार्ज है तो ये आपस में नहीं घुलेगा, तो NaCl बेंजीन में सॉल्यूबल नहीं होता है। क्वेश्चन आ जाएगा why NaCl is not soluble in benzene, why NaCl is not soluble in benzene। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन is an uncharged species and NaCl is a charged species and by the concept of dissolving like dissolve like, therefore NaCl is not soluble in benzene। मतलब आप नमक को ले लीजिए, उसको बेंजीन में घुलते रह जाइए, घुलते रहिए घुलते रहिए, जिंदगी में कभी नहीं घुलेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया क्यों, एक आपका चार्ज स्पीसीज है, एक आपका अनचार्ज स्पीसीज है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ आया होगा, आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए तो इसमें एक और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। मतलब हम लोग बेंजीन लिख दिए, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर चार्ज स्पीसीज को कोई भी चार्ज स्पीसीज है, मतलब इसको प्लस माइनस है, किसी भी चार्ज स्पीसीज को
अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाते हैं बच्चा, वही जो लिखे उसको दोबारा लिख दे रहे हैं, अगर हम किसी चार्ज स्पीसीज को नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में कभी डिसॉल्व नहीं होगा। जो पीछे लिखे वही लिखे हैं कि अगर चार्ज स्पीसीज को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। चार्ज स्पीसीज को नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर डिसॉल्व कराते हैं तो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसी में मान लीजिए अगर NaCl लिए, एक बार NaCl को किसमें डाल दिए, NaCl को लिए बेंजीन में डाल के देखें नहीं घुला, फिर से क्या किए, NaCl को लिए पानी में डाल दिए। किसमें डाल दिए, पानी में डाल दिए सर, किसमें डाल दिए, पानी में। आप सबको पता होगा नमक को आप पानी में डालिए तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। NaCl को आप पानी में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर, NaCl भी क्या है, चार्ज स्पीसीज, वाटर भी क्या है, चार्ज स्पीसीज, दो चार्ज मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक मिल गया मतलब सॉल्यूबल हो गया, लाइक डिसॉल्व लाइक। इस केस में याद रखना बच्चा, इस केस में याद रखना आपका कैटायन भी सॉल्यूबल होता है, कैटायन भी सॉल्यूबल होता है और एनायन भी सॉल्यूबल होता है। मैकेनिज्म बताने का भी समय नहीं है, तो मैकेनिज्म आपको बताते, याद रखिएगा NaCl को पानी में घुलते हैं तो ये भी घुल जाता है। इस केस में आपका कैटायन भी सॉल्यूबल होता है, एनायन भी। कैटायन मतलब Na+ भी आपका पानी में घुल जाएगा, Cl- भी पानी में घुल जाएगा, मतलब कैटायन भी सॉल्यूबल होगा, एनायन भी सॉल्यूबल होगा, कैटायन भी सॉल्यूबल होगा, एनायन भी सॉल्यूबल होगा। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं कि चार्ज स्पीसीज को हम अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे, देखो इसी चीज को हम स्टेटमेंट वाइज लिख दे रहे हैं, देखिए आपको समझ आता है कि नहीं। वेन, ये स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन चार्ज स्पीसीज चार्ज स्पीसीज मतलब जिसमें Na+ और Cl- है। when charged species dissolve in polar protic solvent, when charged species dissolve in polar protic solvent, then both cation and anion are soluble। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखिएगा। जब हम चार्ज स्पीसीज मतलब देखिए NaCl चार्ज स्पीसीज है ना, जब पानी में टूटेंगे तो Na+ Cl- टूट जाता है, तो Na+ भी चार्ज आपका हो गया कैटायन, Cl- क्या हो गया, एनायन। जब चार्ज स्पीसीज को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चार्ज स्पीसीज को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में घोलेंगे दोस्त, तो मेरा क्या होगा, कैटायन भी सॉल्युबल हो जाएगा, एनायन भी सॉल्युबल हो जाएगा। ये हुआ पीपीएस का रोल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में कैटायन भी घुल जाएगा, एनायन भी घुल जाएगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर से वही एग्जांपल, आप NaCl ले लिए, आप उसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब DMSO में, मान लो तुम उसको DMSO में घोलना चाह रहे हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो इसको हम इस तरह बना के लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, CH3 डबल बॉन्ड O। तो जब आप NaCl को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में घोलिएगा, यहां पे याद रखिएगा बच्चा, कैटायन तो सॉल्युबल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैटायन सॉल्युबल। आप जब SN1 SN2 आपको पढ़ाएंगे तो वो सब उस समय आपको ये सब चीज याद आना चाहिए, उस समय आपको लिखिएगा
नोट्स में लिखिएगा एग्जाम में तो आपको ये सब काम आएगा। कैटायन सॉल्यूबल बट एनायन इनसॉल्यूबल। बहुत आसान है, देखो फिर समझो शुरू से एकदम। NaCl को बेंजीन में घोलेंगे सर, ना ही कैटायन घुलेगा ना ही एनायन घुलेगा। NaCl को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में घोलेंगे सर, कैटायन भी घुल जाएगा एनायन भी घुल जाएगा। NaCl को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में घोलेंगे सर, तो कैटायन तो मेरा सॉल्यूबल हो जाएगा लेकिन मेरा एनायन सॉल्यूबल नहीं होगा, मेरा एनायन सॉल्यूबल नहीं होगा। एग्जाम में अगर आपका आता है तो देखिए इस तरह फिगर बना के आपको दिखा सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे समझिए, NaCl को तोड़ेंगे बच्चा, किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो होता क्या है, जो ये Na प्लस है इसको ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, डेल्टा निगेटिव, इधर भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। ये सब पहले बच्चा याद करता था, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो यहां पे। देखो ये जो कैटायन है, Na प्लस का कैटायन है, इसको ये जो ऑक्सीजन है चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। क्यों घेर लेता है सर, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज है, निगेटिव, चारों तरफ से घेर लेता है। बेचारी रजिया गुंडों के बीच फंस गई, बेचारा मेरा सोडियम ऑक्सीजन के बीच फंस गया। तो इस केस में मेरा कैटायन क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। कैटायन क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। केमिस्ट्री को एकदम आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते जाओ। कैटायन मेरा क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। Na प्लस का तो Na प्लस का तो काम तमाम हो गया सर। ये Cl माइनस के साथ क्या होता है, ये Cl माइनस के साथ क्या होता है, जब Na प्लस को इन लोग चारों तरफ से घेर लेता है, Na प्लस का काम तमाम कर देता है, तो Cl माइनस बोलता है Na के साथ तो तुम लोग खेल कर दिया, मेरे साथ भी कुछ करो, हमको भी तुम अपने में घोल लो। Cl बेचारा आता है, सल्फर के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, सल्फर का चार्ज होता है डेल पॉजिटिव, तो ये Cl बेचारा आता है अपना निगेटिव लेके सल्फर से मिलने कि सल्फर तुम हमको अपने साथ रख लो, सल्फर तुम हमको अपने साथ रख लो। ये क्लोरीन बेचारा सल्फर से मिलने आता है, लेकिन सल्फर के बाहर क्या है, बॉडीगार्ड, ये मोटा मोटा बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड क्लोरीन को लात मार के यहां से भगा देता है, ये बॉडीगार्ड क्लोरीन को लात मार के यहां से भगा देता है। मतलब सल्फर क्या है, सल्फर अपने आगे पीछे बॉडीगार्ड लेके घूमता है, बोलता है हमसे मिलने से पहले हमारे बॉडीगार्ड से मिलो, बाउंसर लेके घूमता है। इसीलिए ये क्लोरीन बेचारा यहां नहीं आ पाता है, और क्लोरीन क्या है, निगेटिव एनायन, इसलिए एनायन हो जाता है इनसॉल्यूबल। उम्मीद करते हैं आपको एनायन क्यों इनसॉल्यूबल होता है शॉर्ट समय में हम आपको समझा दिए, क्योंकि यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड प्रेजेंट है, जो बेचारा क्लोरीन को इस सल्फर से मिलने नहीं देता है। क्लोरीन बहुत तेज था, बहुत बेचारा इंतजार में था, काश सल्फर से मिल लेते। सल्फर से क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि सल्फर के ऊपर था पॉजिटिव, इसके ऊपर था निगेटिव, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन, इससे मिलना चाहता था। लेकिन ये बेचारा मिथाइल, ये जो सल्फर है, ये दो बॉडीगार्ड लेके चलता है, बोलता है हमसे मिलने से पहले बॉडीगार्ड से मिलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक के केस में कैटायन तो सॉल्यूबल होगा लेकिन एनायन सॉल्यूबल नहीं होगा, एनायन सॉल्यूबल नहीं होगा। एग्जाम में रोल ऑफ सॉल्वेंट पूछता है, इसीलिए बता रहे हैं, शौक नहीं है, इतना देर से आपको बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, तो अच्छे से समझिए। उम्मीद करते हैं सॉल्वेंट का आपका केस समाप्त हो गया है, क्या होता है सॉल्वेंट समझ आ गया। अब लास्ट बचता है न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद हम लोग अपना मेन रिएक्शन पे चलेंगे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। वैसा कोई भी स्पीसीज, वैसा कोई भी प्राणी जिसको न्यूक्लियस से प्यार है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज।
तो ये भी बोल सकते हैं वैसा स्पीसीज जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, वैसा स्पीसीज जिसको न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज से प्यार है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। वैसा स्पीसीज जिसको न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज से प्यार है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब ही होता है लविंग, फाइल का मतलब होता है लविंग, और किससे प्यार है? न्यूक्लियस से, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए आपको अपने पापा से प्यार है तो फादर फाइल। किसको आपसे प्यार है? आपको अपने पापा से प्यार है तो फादर फाइल। मदर से प्यार है तो मदर फाइल। बहन से प्यार है डॉटर फाइल। समझ आया? फाइल का मतलब होता है लविंग, और किससे प्यार है? न्यूक्लियस से, इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफाइल। वैसा स्पीसीज जिसको न्यूक्लियस से या पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आपका कई तरह का होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑल निगेटिव चार्ज स्पीसीज। ऑल निगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। बहुत आसान है पहचानना। देखिए, वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज जैसे Cl माइनस, Br माइनस, जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, मतलब जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। कैसे पहचान लीजिएगा सर? देख के, जिसके ऊपर निगेटिव लगा हुआ है वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, पहला हो गया जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। लोन पेयर कंटेन स्पीसीज। वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है वो भी आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर NH3। तो वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके उस पर लोन पेयर है वो भी आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानना आसान है या हार्ड है? बहुत आसान है सर, भगवान आंख दिया है, देख के पहचान सकते हैं। किसी के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा एक और होता है ऑल, जिसके ऊपर पाई बॉन्ड है, जिसके ऊपर पाई बॉन्ड होता है, लेकिन उसका आपको नीड नहीं। आपको ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। कैसे पहचानेंगे सर? वैसा कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है या जिसके ऊपर लोन पेयर है सर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है। अब हम मेन रिएक्शन में कूदने वाले हैं। ये वही चीज था, युद्ध से पहले अभ्यास। हम युद्ध में उतरने वाले हैं तो अभ्यास करेंगे ना, तलवारबाजी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वही है युद्ध से पहले अभ्यास। अब हम लोग अपना मेन चैप्टर, मेन युद्ध पे कूदने वाले हैं, मेन टॉपिक पे आने वाले। आपको इतना बताना जरूरी था तो आपको उसमें डाउट नहीं रहेगा। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है, आएगा, लिख के ले लो। क्या सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को भगाएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे को भगाएगा। जैसे समझो आपका मान लीजिए RX है, आपका पहले से बॉन्ड बना हुआ है RX। कौन आया सर? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे सर? ऊपर निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस X को हटाएगा और खुद बॉन्ड बना लेगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, RNU बन जाएगा, बेचारा X बाहर निकल जाएगा, बेचारा X बाहर निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है
एक आएगा दूसरा को भगाएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स को भगाएगा, एक्स को भगाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का ऐड होना दूसरे का निकलना। तो देखिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, बेचारा एक्स को बाहर कर दिया। मतलब जिंदगी में नया कोई आया तो पुराने के साथ छोड़ दो। लेकिन ऐसा हमको रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमको जिसके साथ दोस्ती है उसी के साथ दोस्ती बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको नई कोई दिख गई तो नई को चलो अपना लो, पुरनकी को लात मार दो। ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन धोखाबाज है, रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। नई आएगी, पुरानी भगाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, जिसके साथ दोस्ती है उसी के साथ रहो, जिसके साथ दोस्ती है उसके साथ रहो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सर न्यूक्लियोफाइल आएगा एक्स को भगाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा एक्स को भगाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दो तरह का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दो तरह का होता है। एक होता है SN1 एंड होता है SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दो तरह का होता है बच्चा, SN1 और SN2। SN1 और SN2। आइए एक एक करके SN1 SN2 को डिस्कस कर लेते हैं। इसका SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आपको एक चीज लिख के बताया जा रहा है तो अच्छे से ध्यान दीजिए। SN1 का मतलब क्या होता है सर? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है सब समझ आएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN1 और SN2। पहले SN1 को डिस्कस करते हैं। देखिए SN1 वही एग्जांपल लेते हैं, RX है, होता क्या है RX हमारा ये रहा न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल को देखते ही R और X अलग अलग हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल को देखते ही R और X अलग अलग हो जाता है, मतलब R प्लस X माइनस में टूट जाता है, R प्लस X माइनस में टूट जाता है। न्यूक्लियोफाइल को देखते ही R अलग हो जाता है, X अलग हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल आता है आराम से R के साथ बॉन्ड बना लेता है, आता है आराम से R के साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ आ रहा है? इसको देख के ये बेचारा, इसको न्यूक्लियोफाइल को देख के ये टूट जाता है। कैसे टूट जाता है और अच्छे से लिख देते हैं। देखो हमारा RX है, इधर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को देखते ही बेचारा, या न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही बोल सकते, रुको इसको ऐसे समझाते हैं। RX है, ये हम सॉल्वेंट में डालें, ये टूट जाता है हमारा R प्लस और X माइनस में, ये टूट जाता है हमारा R प्लस X माइनस। फिर आपका कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल आता है और इस पे अटैक कर देता है और RNU बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, RNU बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ आया? RX क्या होता है? सॉल्वेंट के प्रेजेंस में टूट जाता है, R प्लस और X माइनस। न्यूक्लियोफाइल आता है, R पे अटैक करता है। इस केस में देखो न्यूक्लियोफाइल को कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है, उसको पहले से R प्लस मिला, वो आया आराम से इसके साथ बॉन्ड बना लिया। मतलब ये पहले से सिंगल थी, ये आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। मेहनत कब करना पड़ता? जब ये दोनों जुड़ा हुआ रहता, इसको तोड़ने में मेहनत करना पड़ता। लेकिन उसको क्या हुआ? परोसा हुआ खाना मिल गया, मतलब टूट के मिल गया। R प्लस और X में पहले ही टूट गया था। न्यूक्लियोफाइल आया, देखा तुम अकेली हो, क्यों रहोगी अकेली, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, NU माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया और RNU का फॉर्मेशन कर दिया। अब बेचारा X को बाहर कर दिया, X को बाहर निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियो SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। देखो ये जो स्टेप होता है बच्चा, ये स्लो स्टेप होता है, ध्यान रखिएगा। ये टूटने में समय लगता है। देखो किसी के साथ आपका दोस्ती है
तो अचानक नहीं टूटेगा, टूटने में कुछ समय लगेगा। केमिस्ट्री एकदम रियल लाइफ के साथ चलता है, तो इसको अच्छे से समझिए। ये जो स्लो स्टेप की हुई सर, किसी के साथ अगर आपको दोस्ती है, टूटने में समय लगेगा, टूटने में समय लगेगा, इसलिए ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। लेकिन जब एक बार टूट जाइएगा, अगर एक बार आप अलग हो गए, बाहरी आदमी आप पे आराम से आके आपके ऊपर अटैक कर देगा, ये आपका होता है फास्ट स्टेप। ये आपका होता है फास्ट स्टेप। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा डिफाइन SN1 रिएक्शन, तो ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब करके दिखाना पड़ेगा, समझो। RX है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में टूट गया, ये स्लो स्टेप है। जैसे ही ये टूटा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया, समझ आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट SN1 रिएक्शन का, उस पर ध्यान दो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो सबसे पहले इसमें ये जो फॉर्मेशन होता है बच्चा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट SN1 रिएक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन क्या है, ये इंटरमीडिएट। दूसरा पॉइंट बच्चा, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे। देखो रेट के ऊपर जो ये लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसका मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या है, 1। इसका मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या है, 1। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितना मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1। इसीलिए इसको बोलते हैं SN1। SN1 में जो 1 आता है वो क्या बताता है सर, इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो समझ आया, इसका रेट क्या होता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, 1। इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, 1। ये दोनों पॉइंट उम्मीद है आपको क्लियर होगा। क्या क्या सर, SN1 रिएक्शन में क्या किसका फॉर्मेशन होता है सर, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। रेट डिपेंड करता है, इस तरह लिख दीजिएगा बॉक्स बना के। इसका ऑर्डर भी 1 होता है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका होता है SN1 रिएक्शन। आइए कुछ और बात है इसमें करते हैं। अब देखिए रेट ऑफ RI, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपसे बोल दे RF, RBr, RCl, RI, किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। तो याद रखिएगा RI, क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा एक मिनट बच्चे, ये आपका होता है रेट। ऐसा क्यों होता है सर, देखिए R और I का बॉन्ड बड़ा है, और पता है बड़ा बॉन्ड क्या होता है, वीक, जल्दी टूट जाता है। तो RI जल्दी टूट जाएगा, फिर RBr, फिर RCl। सबसे समय किसको लगेगा टूटने में, RF को। तो याद रखिएगा इसका रेट ये होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उम्मीद करेंगे आपको SN1 क्या होता है सर, SN1 मतलब सर उसका ऑर्डर 1 होता है सर, उसका मॉलिक्यूलैरिटी 1 होता है सर, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है सर, और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है सर। सबसे पहले RI, RBr, RCl, RF। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा SN1 क्या होता है। नेक्स्ट होता है SN2। SN2 देखिए कम समय में एकदम अच्छा कंटेंट, एग्जाम से रिलेटेड। SN2 इसका नाम होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इसमें आपको क्या क्या याद रखना है बच्चा? सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसका फॉर्मेशन होता है सर? ट्रांजिशन स्टेट। दूसरा, इसका जो रेट होता है बच्चा वो डिपेंड करता है आरएक्स पे भी करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी करता है। मतलब इसका सर ऑर्डर होता है 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी होता है 2। याद रखिएगा। SN2 मतलब सर इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इस पे जो रेट है वो आपका एल्काइल हाइड्राइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर भी 2 होता है, इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होता है। ये हुआ हमारा आज का क्लास का कंटेंट। कल और डिटेल में हम SN2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल और डिटेल में हम आपके साथ SN2 को डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा बताए, SN1 आपको क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बच्चा, क्लास अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।